क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हमने निकालना सीखा था। किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हम निकालते हैं कि एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चला जाएगा जो अलोंग द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस है, दोनों आपको बता दिए, ठीक है। और टोटल एनर्जी जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। एक ऑर्बिटल के हिसाब से आप एनर्जी निकाल दीजिए तो कहाँ 0.6 आएगा और कहाँ 0.4 आएगा। जहाँ 3 जाएंगे वहाँ 0.4 आएगा और जहाँ 2 जाएंगे वहाँ 0.6 आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। अब तक हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात की थी, हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आए। अब तो आप देखोगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें यदि हम जेड एक्सिस को रिमूव करते हैं, हम जेड एक्सिस को रिमूव कर रहे हैं, जेड एक्सिस को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेनर बचेगा उन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई में मैं ज्योमेट्री मान लो तो ऑक्टाहेड्रल में से वो क्या है। तो मैं स्टार्टिंग में ये मान लेता हूँ कि ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से नहीं ले रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड मतलब मैक्सिमम अट्रैक्ट ये हो चुके थे, रिपल्सन हुआ, ठीक है। रिपल्सन हुआ। ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करूँ, ऑक्टाहेड्रल में तो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे। जो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे उसमें से एक होता है डी जेड स्क्वायर और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे वालों में एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड और एक होता है डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। मान लिया ज्योमेट्री आपका एक्स वाई प्लेन में, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, तो तुम देखोगे डी जेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिगेंड आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन तो किसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो अलोंग द एक्सिस है। फिर किसका रिपल्सन होगा, डी जेड स्क्वायर की शेप याद कीजिए, जहाँ पे डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बना हुआ था। डी एक्स वाई इन बिटवीन द एक्स एक्सिस है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनमें कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन फील होगा तुम देखोगे यहाँ पे जाके आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा अलोंग द एक्सिस। उसके बाद डी एक्स वाई, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, वो होगा आपका डी एक्स वाई। यहाँ पे होगा वो होगा डी जेड स्क्वायर और सबसे नीचे होगा डी, मतलब नेट एनर्जी तो वही रहेगी, यहाँ आ जाएगा डी वाई जेड इक्वल टू डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स, यह होगा। अब बात आती है सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्यों हुआ। एक अलोंग मैं एक्स वाई प्लेन में मान रहा हूँ, एक एक्सिस एक्स एक्स से आया, एक वाई से आया, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन तो इसको फील होगा। दूसरे नंबर पे इसको होगा क्योंकि इन बिटवीन द एक्स एक्सिस और ये एक्स वाई प्लेन में। ये क्यों आ गया, ये बच्चों डाउट। डी जेड स्क्वायर का आप शेप याद करो, इसमें भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई में भी होता है, ज़्यादा जेड पे होता है, हम बोलते हैं डबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड पे होती है और बहुत कम होती है एक्स वाई प्लेन में, लेकिन होती है। उसकी वजह से ये जेड और ये वाई वाला ये आपका नीचे आ गया इस प्लेन में, ठीक है। दोनों की बराबर रहेगी क्योंकि एक्स और वाई दोनों में लिगेंड इसके प्लेनर में आएंगे, जितना वाई वाला रहेगा ये एक्स वाला रहेगा। जेड क्या होगा, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें एक्स वाई प्लेन में भी था, ये स्क्वायर प्लेनर में। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसमें होती है। आप इसमें स्प्लिटिंग जैसे कि बोलोगे ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का कोई ऑर्डर आपको याद नहीं करना है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर क्या चीज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 ही ज्योमेट्री अपने सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग इसके अंदर होती है। किसी का भी दुनिया में आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। एस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एंड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, तीनों स्प्लिटिंग आपको करा दी गई है, ठीक है। अब हम इसी के अंदर देखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे थोड़ा फेमस होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे ही करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमने बात की, ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल पहले हैं, इसमें से 2 ऑर्बिटल मान लिया ऊपर चले गए और 3 ऑर्बिटल यहाँ आ गए, 3 ऑर्बिटल यहाँ आ गए। ये आपका बैरी सेंटर है, 2 जाएंगे वहाँ पे क्या आएगा,
वहाँ पे आएगा आपका 0.6 ऑफ डेल्टा नोट। नीचे जहाँ 3 जाएंगे, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, वहाँ आएगा 0.4 ऑफ डेल्टा नोट। ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डेल्टा नोट। ऑक्टाइडल है तो डेल्टा ओ है, नहीं तो डेल्टा टी हो जाता है। अब बात ये है कि भाई ये जो गैप बढ़ेगा, जो ये गैप है बिटवीन ई जी एंड टी टू जी, जो गैप है ई जी और टी टू जी के बीच में, इतनी एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? तुम देखोगे एक इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ हो, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लेके जाना है, उसको कोरस्पॉन्डिंग में क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। कई बार वो आपको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके गए। बोहर मॉडल याद कीजिए, लगभग लगभग वैसी ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर है। भाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में। तो हम उस फोटोन की आपको डायरेक्ट एनर्जी दे देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी लेता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली तो निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो किसके बराबर आ जाएगा? Hc अपॉन लेमडा। लेमडा इज द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, absorbed photon, wavelength of absorbed photon, wavelength of absorbed photon, जो फोटोन एब्जॉर्ब किया है। मैं ट्रांजिशन टी टू जी से ई जी का मान रहा हूँ, इतना तुम सभी समझते होंगे। इसी में एब्जॉर्ब होगा, ऊपर से नीचे वाले में तो क्या होगा? इमिट होगा। एच से अपॉन लेमडा, या फिर मैं यदि उसकी फ्रीक्वेंसी दे दूँ तो एच में भी बोल सकते हो, यदि मैं उसका वेव नंबर दे दूँ एच सी, ये भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा नोट। ऑक्टाहेड्रल था तो डेल्टा नोट, और टेट्राहेड्रल होता तो डेल्टा टी कहलाता। क्या कहलाता? डेल्टा टी। अभी आगे जाके तुम देखोगे जो CFT ने कलर को एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से किया था। उसने बोला था, वही व्हील कॉम्प्लेक्स अपना वो कलर व्हील बनाया था कि एब्जॉर्ब्ड कलर और ऑब्जर्व्ड कलर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। उसने बोला कि क्यों कोई चीज़ कलर दिखाता है, वो बोलता है यहाँ से जाता है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। अलग अलग ट्रांजिशन, भाई अलग अलग लेवल है एनर्जी के, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाता है तो वो क्या है? एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है विजिबल जोन में। ये चीज़ वीबीटी नहीं बता पाया था। वीबीटी ने स्प्लिटिंग कहाँ बताई? स्प्लिटिंग नहीं बताई थी। तो ये एडवांटेज रहेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करते हैं कि ये आपको ये वैल्यू देके और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी, भाई एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके गया मैं, तो बताइए कितना होगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पूछी जा सकती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी जा सकती है। मान लिया एक ही इलेक्ट्रॉन हो, भाई आपने मान लिया मैं वेव नंबर तुम्हें दे देता हूँ कि 2000 मीटर इनवर्स है, तो तुम ये पता है, ये पता है, ये पता, तुमने डेल्टा नोट निकाल लिया। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रहा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या रही होगी? -4 डेल्टा नोट। डेल्टा नोट की वैल्यू पता है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पता है। इसका मतलब समझ रहे हो? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के अंदर एक तो डेल्टा चाहिए होता है और एक पेयरिंग एनर्जी चाहिए होता है। पेयरिंग हम कैलकुलेशन के टाइम पे निगलेक्ट कर देते हैं, तो सिंपली आपको डेल्टा नोट चाहिए, और डेल्टा नोट निकालने के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन से यहाँ से आपसे वो डेल्टा नोट पूछेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ये डेल्टा नोट पे न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं से बनता है और कहीं से कोई न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे फाइंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, फाइंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ Ti H2O 6 3 positive if it absorb photon of 20,000 centimeter inverse, photon of 20,000 centimeter inverse for excitation of electron, for excitation of electron.
क्वेश्चन देखें, समझें मामला क्या बोल रहा है। ये था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप कराने के लिए T2G से EG के अंदर ये रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है तो मैं पहले समझाऊँ, कुछ ऐसा केस रहा होगा, फिर स्प्लिटिंग हुई होगी और 3 नीचे आ गए होंगे। Ti+3 का कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा। तो आर्गन 4s0 3d1, ठीक है, 4s2 3d2 होता है एक्चुअल में। टाइटेनियम एक ही इलेक्ट्रॉन पक्का है, गारंटीड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा। CFSE कितना रहा होगा इसका मैं CFSE बता सकता हूँ, -0.4 ऑफ डेल्टा नोट रहा है, -0.4 ऑफ डेल्टा नोट। बहुत सिंपल चीज़ है, -0.4 ऑफ डेल्टा नोट, ये वैल्यू है इसकी। और डेल्टा नोट कैसे निकले, यहाँ से यहाँ की वैल्यू कैसे निकले, वो बोल रहा है यहाँ से वह यहाँ की एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दे रहा है, पर इलेक्ट्रॉन जो भी देगा, पर मोल जिस भी यूनिट में आपको देगा, क्या दिया हुआ, वेव नंबर दिया हुआ है। तो आप एनर्जी मतलब डेल्टा नोट इज इक्वल टू HC ये पुट कर दोगे वेव नंबर। लेकिन इसमें गलती क्या होगी, ये सेंटीमीटर इनवर्स में और H और C आप ऐसा ही पुट करोगे, इसको भी आप मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 10⁻²मीटर इनवर्स, 10⁻², मीटर इनवर्स। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, C पता H पता, ये आपका आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ से, डेल्टा, बस पुट किया आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग नहीं, स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। भाई ये जो स्प्लिटिंग करवा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे और किस किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे जो पहली बात है, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। जितना ज़्यादा लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो एज नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज, स्प्लिटिंग जनरली इंक्रीज, स्प्लिटिंग इंक्रीज होती है। कैसे, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग जो होती है वो 9/4 टाइम, वो जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अपनी होगी, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ठीक है, उसका 9/4 टाइम होती है, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा होती है। आपको बताया था किस वजह से, इसके अंदर 4 लिगेंड है, इसके अंदर 6 लिगेंड है। 3/2 टाइम तो इस वजह से हो जाती है, और 3/2 ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, तो 3/2 9/4 टाइम्स हो जाती है। दूसरा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा सेम सेंट्रल मेटल हो, सब कुछ सेम हो, जैसे कि प्लेटिनम +2 में है, प्लेटिनम +2, प्लेटिनम +2, सबसे ज़्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर की। किसकी होती है, स्क्वायर प्लेनर, क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल की, और फिर होती है टेट्राहेड्रल की। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की बात है। यहाँ से ये तो समझ में आ जाता है बच्चे को कि ऑक्टाहेड्रल इज मोर देन टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के अंदर डिस्टोर्शन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उसका स्टेबिलिटी का आंसर यही होता है कि उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, आप VBT देखिए, स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब इनर हाइब्रिडाइज होगा, मतलब जब पेयरिंग होगी। पेयरिंग कब होगी, जब स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे का नीचे ही रह जाएगा। और जब नीचे का नीचे रहेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी माइनस में आएगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो स्क्वायर प्लेनर बनने का जो मेन रीज़न है वो बहुत हाई CFSE होता है, कि उस क्रिस्टल का CFSE बहुत ज़्यादा है। CFSE ज़्यादा, CFSE आल्सो डिपेंड ऑन स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी आती है और ये क्रिस्टल स्टेबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। थर्ड पॉइंट, एज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, एज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, splitting increase, strength of ligand increase, splitting increase। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो लिगेंड का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से आया था। एक्चुअल में चेक करके देखा गया था किसके ज़्यादा साथ स्प्लिटिंग होती है।
ये स्प्लिटिंग का ऑर्डर होता है, मतलब लिगेंड का ऑर्डर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ। Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्जिलेट 2 नेगेटिव, H2O, उसके बाद NCS नेगेटिव, EDTA तो याद होगा सभी को, NH3, EN, CN नेगेटिव एंड CO कार्बन आयन। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड हमने पहले भी थोड़ा वैसे याद कराए। देखो ये एग्जैक्ट टेबल तुमसे कोई पूछता नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी चेयर उठा के बोल देगा करेक्ट ऑर्डर क्या है, खासकर जेई मेन में वो बोलेगा कार्बोनाइल, आयोडाइड, सल्फाइड एंड EDTA, बताइए ऑर्डर। तो आप थोड़ा ऑर्डर को याद कर लीजिए। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी थोड़ी देर में जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे तब आएगा। भाई किसका फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके पास अच्छे खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। आप देखोगे तो नेगेटिव का ज़्यादा होना चाहिए था कि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में तुम देखो जो नेगेटिव है नहीं वो सबसे वीक फील्ड में आते हैं। देखो वाटर OH से ज़्यादा है न्यूट्रल, ये लिमिटेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन। CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्प्लिटिंग करा रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो यहाँ भी O डोनर है, यहाँ भी O डोनर है, यहाँ O नेगेटिव डोनर, यहाँ O है, तो ये ज़्यादा डोनर है तो इसका होना चाहिए ज़्यादा था, लेकिन नहीं बता पाया। CFT को बिल्कुल पता नहीं ये चीज़ क्यों हो रही है। हाँ इसने एक्सपेरिमेंटल चेक करके देखी। इसने तो क्या देखा, क्रिस्टल था, उसने भाई मान लिया क्रोमियम ही है, एक बार क्रोमियम का अमोनिया के साथ बनाया, एक बार क्रोमियम का OH के साथ बनाया, एक क्रोमियम का वाटर के साथ बनाया। तो इसने देखा किस में ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। देखा गया वाटर में सबसे, मान लिया अमोनिया में सबसे ज़्यादा हो रही, तो अमोनिया का गैप सबसे ज़्यादा रहा होगा, वाटर का कम रहा, OH का और भी कम रहा होगा। तो इससे पता चला स्प्लिटिंग का। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार, जैसे मान लिया NiCO4, ठीक है, ये है Ni NH3 4 एंड NiH2O4, सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। अभी मैं मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर का भी फैक्टर अभी बताऊंगा 2 मिनट में। अब देखोगे सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, लिगेंड अलग है। स्प्लिटिंग बोला गया इसका डेल्टा 1 है, इसका डेल्टा 2 है, इसका डेल्टा 3 है। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ हुई, जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये है, तो del1 देन del2 देन del3 ये रहा होगा, समझ गए। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ये फैक्टर होगा। नेक्स्ट लिखें फोर्थ, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ मेटल, पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो भी मैटर करती है। स्प्लिटिंग की बात करूं, डेल्टा सबसे ज़्यादा होता है 5D, देन 4D, देन 3D, सबसे ज़्यादा होता है 5D के अंदर। 5D में स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयर करेगा। ये चीज़ VBT में याद करो। VBT में मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड 3D पे ही काम करते हैं। 4D और 5D के लिए हर एक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब वहाँ पेयरिंग होगी ही होगी, चाहे कोई भी लिगेंड हो। क्यों होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है, ये गैप जो इतना ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयर करना पसंद करेगा। इसलिए 5D, 4D एंड 3D, ये समझ गए होगा बात को। पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल 5D, 4D एंड 3D। ये जैसे कि याद होगा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ, PtCl4 2 नेगेटिव एंड NiCl4 2 नेगेटिव। अब देखोगे ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनेगा। कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी D2 DsP2 होगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी। ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि ये 3D है और 3D में Cl एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड एंड फॉर 4D 5D ऑल लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सारे किसकी तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे।
And fifth point, next point and fifth point, increase in oxidation number. Increase in oxidation number. Increase in oxidation number. Increase in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए Fe+2 Fe+3 इस तरीके से। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही न्यूक्लियस पे बढ़ेगा तो लिगेंड बिल्कुल पास में आएगा, और जितना पास में आएगा उतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, स्प्लिटिंग इंक्रीज, स्प्लिटिंग इंक्रीज, स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। सेम केस चिलेटिंग लिगेंड के साथ भी होता है। जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, जो रिंग टाइप बना लेते हैं। आपको जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर है भी बहुत सारे चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड के केस में क्या होता है, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा। तो स्टेबल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपाउंड उतना नेचर में एग्जिस्ट ज़्यादा कर। ये तो ये था आपका CFT। अब हम बात करते हैं CFT के अंदर पहली इसके एप्लीकेशन के बारे में। कलर। देखिए जो चीज़ एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा था आपका VBT, अब जो CFT से हम बात करते हैं कलर। लिखिए, इलेक्ट्रॉन इन लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट absorb the energy in visible region and excite to higher energy state and show complementary color of absorbed light। जो लाइट एब्जॉर्ब की है, इसका मतलब इसने बताया कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आप बता रहे हो ना VBT में कि एक ही लेवल पे है और वो सेम एनर्जी के हैं, वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन आपके रखे हुए हैं उनके एनर्जी के लेवल ही दो हैं। एनर्जी के लेवल क्या है, दो है। हाइब्रिडाइजेशन तो बोलता है एक है, ये बोलता दो है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन वो ऊपर की तरफ भाग के जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो कोई लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट एब्जॉर्ब करेंगे यदि वो विजिबल जोन में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। बात फिर ये आई, जिंक के कंपाउंड ज़्यादातर वाइट या कलरलेस होते हैं, क्यों? अब जिंक के कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, ये भी भरा हुआ ये भी भरा हुआ, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? क्यों जाएगा? जब उसको पता है ऊपर ऑलरेडी जगह नहीं है तो क्यों एब्जॉर्ब करेगा? इसलिए क्या आया, कलरलेस। कोई किसी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मान लिया स्कैंडियम+3, बोलेगा स्कैंडियम+3 क्यों है फिर? क्योंकि स्कैंडियम+3 में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कैसे? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो ही तो ट्रांजिशन करेगा। बात फिर यही, जैसे कि Fe6 4 नेगेटिव, Fe6 3 नेगेटिव, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक, लेकिन दोनों कलर्ड आयन है। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि पहले पहले हम बोलते थे कि पैरामैग्नेटिक आर कलर्ड एंड डायमैग्नेटिक आर कलरलेस। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया। बात रहता है होमो टू ल्यूमो का गैप, भाई यहाँ से यहाँ जाने का गैप विजिबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसने बताया कि ये डिफरेंस है, और यदि ये उसके अंदर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बात यह कि कौन ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कौन कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तुम जानते हो, अभी अभी पढ़ के आए हैं, जितना ज़्यादा ये गैप होता जाएगा, मान लिया ये एनर्जी लेवल है भाई, स्प्लिटिंग एनर्जी मान लिया एक मेटल के लिए ये है, दूसरी मेटल के लिए ये है, समझ रहे हो, अलग अलग है। किसका गैप ज़्यादा है, ब्लू का और ब्लैक का गैप ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिएगा, कम वेवलेंथ का फोटोन चाहिएगा। तो वो बोले कि भाई ये कंपाउंड ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो दूसरा कैसे करेगा? तो आप देखोगे किसका स्प्लिटिंग ज़्यादा है। स्प्लिटिंग का ऑर्डर मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो कलर कैसे दिखाएगा, कलर का आपको पता ही होगा। एक कैसा बढ़ा लेते हैं, VBG OY VBG और VIBGYOR, ये होता है Y। ये इससे मिला दीजिए, ये इससे और ये इससे।
कोई वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा दिखाई आपको देगा। ये स्प्लिटिंग का ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज डेल्टा इंक्रीज एब्जॉर्ब्ड डिक्रीज, वेवलेंथ तो घटेगी नहीं क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा नीचे होता है। और ऑब्जर्व्ड की वेवलेंथ, भाई ये जब छोटा होगा तो ऑब्जर्व्ड क्या होगा, ऑब्जर्व्ड की वेवलेंथ आप कंपेयर करके बताओगे उससे किसके लिए कौन सा हुआ। मान लिया भाई ये सभी बच्चे जानते होंगे वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती है, एक ने रेड एब्जॉर्ब की, एक ने रेड एब्जॉर्ब की और एक ने येलो एब्जॉर्ब की। जिसमें गैप ज़्यादा है वो येलो करेगा, कम गैप वाले ने रेड कर लिया होगा। ज़्यादा गैप होगा तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब रेड वाला क्या दिखाएगा, वॉयलेट दिखाएगा, और रेड वाला क्या दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा। समझ रहे हो, जिसकी वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा वेवलेंथ का दिखा देगा। तो वो आप निकाल के देखोगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी, बहुत बढ़िया एक टेबल दे रखी, उसने कलर के बारे में बताया हुआ है। कलर के बारे में देखिए, कलर के बारे में उसने क्या दिया हुआ है, बहुत ही मतलब बढ़िया टेबल है, देखना आज एनसीईआरटी में जाके। उसने कलर दे रखे हैं, अमोनिया का कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, और आपको प्रॉपर टेबल में वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वैल्यू दे रहा है। लेकिन वैल्यू आपसे पूछेगा नहीं, हाँ कंपेयर करवा सकता है, और वैल्यू याद भी नहीं करनी है अपने को बिल्कुल भी। उसने क्या दिया है कि एक कोबाल्ट है, CO NH3 होल्ट वाइज 3 पॉजिटिव, एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है उसने साइनाइड के साथ, कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव। एक उसी ने कॉम्प्लेक्स दिया है CO NH3 5 H2O 3 पॉजिटिव, और एक दिया है COCl NH3 5 H2O 2 पॉजिटिव। ये एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ मैं आपको बताऊं, वैसे तुम खुद सोचो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, सबसे ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा गैप होगा वहाँ सबसे कम होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है अमोनिया, उसके बाद है इसमें 5 अमोनिया और 1 वाटर है, थोड़ा कम कर दिया। इसमें 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसके लिए होगी। मैं आपको वैल्यू भी बता दूं, इसके लिए वैल्यू दी है आपको 535, ये वाटर नहीं भाई, 535। वाटर वाले के साथ दी है आपकी 500, अमोनिया वाले के साथ दी है आपको 475, और इसके साथ दी है आपको 310। ये तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ। तो इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब गैप मिनिमम किसके अंदर है। स्प्लिटिंग का ऑर्डर में करवाया, इसीलिए पहले वो कराया फिर कलर आपको पढ़ाया। समझ रहे हो कि ज़्यादा गैप किसके अंदर, आपको गैप देखना पड़ेगा आपको। तो आपने गैप देखा और वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है टॉपिक है। ऑब्जर्व्ड कलर भी आप देख लोगे भाई, इसके अंदर मैं बोल दूं कि ये कलर दिखा रहा है, ये कलर दिखा रहा है, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी निकाल दोगे। इस तरीके से हम निकालते हैं किसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ऑब्जर्व करें, किसमें सबसे ज़्यादा वेव नंबर, कहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है। आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ का टेबल याद कर ली, बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जब अनहाइड्रस होता है तो ये वाइट होता है, अनहाइड्रस होता है तो क्या होगा, ये वाइट होता है, CuSO4, ये वाइट होता है। जैसे इसके अंदर हम वाटर डाल देते हैं, CuSO4 डॉट 5H2 बना लेता है और ये ब्लू कलर का होता है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। CuH2O4 4 बॉन्ड कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ। IIT ने पूछा हुआ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए, 4 जुड़े हुए। ये एक्चुअल में कंपाउंड जो ब्लू कलर का कंपाउंड है। तुम देखोगे ब्लू कलर का कंपाउंड है, यहाँ कॉपर +2 में है। किसमें, कॉपर +2 में। यहाँ कोई लिगेंड ही नहीं है, यहाँ अब की बार लिगेंड है तो +2 में। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन तुम देख लोगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा तो उसकी वजह से उसका कलर आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि CFT किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर एक चीज़ आती है जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी बोलते हैं और जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन और जॉन टेलर इफेक्ट।
इसने एक नई चीज एक्सप्लेन की थी भाई। हमने क्या किया, मान लिया कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैं मानता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, टाइटेनियम का ही मान लेता हूँ मैं, टाइटेनियम TiH2O6 3 हमने बोला था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ऐसा हुआ होगा, डीजेनरेसी ब्रेक हुई, और ये बोलता अब भी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होगी, यहाँ तक हम तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, अब भी गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ होगी? वो बोलता है इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो बोलता है इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, इनको कम रिपेल करेगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका एनर्जी का लेवल बदलेगा। क्यों बदलेगा? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ लिगेंड। उसने बोला जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा तो वहां भी दिक्कत आएगी। और बात ये बिल्कुल सही भी है भाई। ईजी और T2G में तो बांट लिया। अब मान लिया इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या रिपल्सन सेम फील करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अलग अलग रिपल्सन आएगा। हाँ, दोनों में बराबर का है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने पहली बात ये बताई कि जोन टेलर इफेक्ट क्या होती है। उसने बताया कि जो स्प्लिटिंग के बाद डीजेनरेसी आई है, वो डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से ये जो स्प्लिटिंग के बाद की डीजेनरेसी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे होता क्या है, इस इफेक्ट की वजह से जो आपका ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी हमने, बोला सारे बॉन्ड इक्वल हैं। एक होती थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग होते थे। ऑक्टाहेड्रल में सारे इक्वल होते थे। इस इफेक्ट की वजह से वो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाएंगी। एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑक्टाहेड्रल में भी दिखेगा। जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल बोल दिया जाएगा, ऊपर नीचे वाले एक्सियल। सिंपल केस में हम ये मानने चलते हैं सारे बॉन्ड इक्वल हैं, लेकिन इस इफेक्ट की वजह से या तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, या फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो इलोंगेशंस और कंप्रेशन विल टेक्स प्लेस इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू जोन टेलर इफेक्ट। लिखने, कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू जोन टेलर इफेक्ट। जोन टेलर इफेक्ट क्या है? Degeneracy of a system will be destroyed due to difference in electron repulsion. इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से आपका जोन टेलर जो इफेक्ट है वो आपका अलग अलग हो जाएगा। अब बात ये आती, क्वेश्चन क्या आता है, ये एप्लीकेशन नहीं पूछता कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, बहुत रेयर चांसेस है पूछे, मतलब बढ़ेगा या घटेगा ये तो पूछ ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे कई बार दे देता है CuFe62 नेगेटिव इस टाइप का कोई भी, मतलब आपको दे दिया एग्जाम्पल, बोलेगा बताइए सारी बॉन्ड इक्वल है या नहीं है, तो वो नहीं होती है, मतलब एक्चुअल में वो जोन टेलर लग गया। तो बात है कहाँ जोन टेलर लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। जोन टेलर आपको बता दिया, रिपल्सन आप देख लो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का आपको पता ही है। मैं वीक फील्ड के साथ, वीक फील्ड लिगेंड में बोल रहा हूँ, और वीक फील्ड लिगेंड के साथ मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। वीक फील्ड के साथ D1 में कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? D1 में हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ये खाली रहेंगे, करते जाएं तुम साथ के साथ। D1 जोन टेलर लगेगा या नहीं लगेगा? जोन JT इफेक्ट बोलते हैं इसको, JT इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब टिक मार दो नहीं लगेगा। देखें भाई, इन पे तो नहीं लग रहा है, ईजी में डिजेनरेसी मेंटेन रहेगी, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्यों? ये ऑर्बिटल अलग फोर्स फील करेगा, ये अलग करेगा, इसमें जोन टेलर लगेगा। वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहा हूँ। T2 में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये सेम रिपेल करेंगे, लेकिन ये तो कम करेगा नहीं, जोन टेलर लगेगा। D3 लगेगा क्या? नहीं लगेगा जोन टेलर। देखो तीनों का क्या होगा, सेम डिजेनरेसी होगी। बात आई सर इन पे और इन पे तो अलग होगा, अरे ये तो ऑलरेडी डिजेनरेट कहाँ है ही नहीं डिजेनरेट, इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग है। स्प्लिटिंग के बाद जो डिजेनरेसी आई थी, 2 ग्रुप बन गए थे EG और T2G, वो भी टूट रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है ये कॉन्फ़िगरेशन, EG ऊपर T2G। लगेगा या नहीं लगेगा? D3 पे नहीं लगेगा। D4 वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं तो D4 यहाँ जाएगा।
अब की बार बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, ऊपर वाले पे लग जाएगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 नहीं लगेगा। D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लगेगा बिल्कुल। D7 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड में यहाँ लगेगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ, D8 नहीं लगेगा। D9 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लगेगा। D10 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन है किस पे लगेगा किस पे नहीं। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, पूरा इजी सेम हो जाए तो नहीं लगेगा, और अलग हो जाए तो लगेगा। सेम देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D1 है मान लिया, ये आपके लेवल बना दिए मैंने, ये यहाँ आएगा, लगेगा बिल्कुल लगेगा। D2 लगेगा बिल्कुल लगेगा। D3 यहाँ पे लगेगा बिल्कुल लगेगा। D4 यहाँ आएगा लगेगा। D5 यहाँ आएगा लगेगा। D5 उसमें नहीं लगा था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा जिसमें वीक फील्ड पे लगेगा उस पर नहीं लगेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है, फटाफट लिखो, देखो अलग है ऐसे ही। D6 नहीं लगेगा। D7 लगेगा। D8 लगेगा। D9 लगेगा। D10 नहीं लगेगा। D10 में तो किसी पे भी नहीं लग रहा है। तुम फिर देखोगे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जहाँ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की दिक्कतें आती वहीं पे दिक्कत ज़्यादा आती है। इसमें देखिए दो जगह नहीं लगता है। वीक फील्ड में तुम काउंट करना कहाँ नहीं लगता है, कहाँ नहीं लगता है। जॉन टेलर से क्या होता है, बॉन्ड या तो इलोंगेट हो जाता है, बॉन्ड कंप्रेस हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट और जेटी इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट और जेटी इफेक्ट ये था। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन के अंदर आते हैं कि लिमिटेशन ऑफ CFT। लिमिटेशन ऑफ CFT, फर्स्ट पॉइंट, CFT considered the ligand as a point charge, but actually it is not a point charge। पॉइंट चार्ज नहीं है उसने माना, तो ये लिमिटेशन है, दिक्कत आई। दूसरा, CFT considered pure ionic bond, that is not possible। उसने प्योर आयनिक बॉन्ड बोला जो कि पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर आएगा ही आएगा, दुनिया में कोई बॉन्ड नहीं है। तो जो उसके थ्योरेटिकली आंसर आ रहा है वो प्रैक्टिकल से क्यों नहीं मिल रहे, वो 100% आयनिक बोल रहा है। थर्ड पॉइंट, इसने क्या बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और न्यूट्रल जो होगा वो बोला था वीक फील्ड की तरह होना चाहिए, ऐसा बोला था, मतलब सोचा गया था। लेकिन जो ये नहीं है, most of the negative charge ligand act as weak field and VBT cannot explain the reason। वो तो पता चल गया कि हाँ भाई क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव सबसे वीक हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बाद, क्यों है रीजन नहीं बता पाया। ऑर्डर तो बता दिए, रीजन नहीं बता पाया। सक्सेसफुल क्या हुआ इसका, कलर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसने, मैग्नेटिक नेचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, टेबल भी तैयार कर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की। तो इसकी लिमिटेशन जो आई वो लिगेंड फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन की, जो अपने सिलेबस में नहीं है। लिगेंड फील्ड थ्योरी आते हैं वो अपने सिलेबस में नहीं। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे NiCO4। थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक मॉन्ड प्रोसेस होता था। पूछ लिया जाता है मॉन्ड प्रोसेस में जो कंपाउंड बनता है वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बीच में बनता था, जैसे कि MnCO4, OCO6, VCO6, बहुत सारे बनते हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे भी बनते हैं, Mn2CO10। कुछ होते हैं मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मतलब एक सेंट्रल एटम वाले। कुछ होते हैं डाई न्यूक्लियर, दो वाले, डाई न्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर। स्टार्टिंग में कार्बोनाइल कंपाउंड ही डिस्कवर हुए थे, और ज़्यादातर कार्बोनाइल कंपाउंड EAN रूल को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर कार्बोनाइल कंपाउंड किसको फॉलो करते हैं, EAN रूल को फॉलो करते हैं। ये इनकी बॉन्डिंग कैसी होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।